Morning student, welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature and I will teach you English literature, the third chapter, glimpses of the past. So students, listen the chapter carefully and after that I will give you some question related to this chapter. You have to solve it. So students, first of all, the old president recall freedom fighters today who are martyred. तो स्टूडेंट्स, ये मार्टायर्स के बारे में कहानी दी गई है, पास्ट की कहानी दी गई है, यानी 1757 से लेकर के 1857 तक के बीच की कहानी दी गई है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपने पावर 1800 में एक्सपेंड कर दिए, बढ़ा दिए। इंडियन प्रिंसेस पर शॉर्ट साइटेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनको शॉर्ट साइट कर दिया गया। दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, जो राजा बाह थे, इंग्लिश मर्चेंट ने उनको बुलाया। दे विल हेल्प मी इन ए डिफीट हिम, और ये कहा अंग्रेज़ों ने इनको हराने में मेरी मदद करें। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्सोनेंट फाइट, लेकिन इस फाइट में लोगों ने कोई भी शांति नहीं थी। पीपल हैड नो पीस, कोई भी लोगों के बीच में शांति का माहौल नहीं था इस फाइट के दौरान। द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और ईस्ट इंडिया कंपनी की लोगों ने खूब सहायता की, और इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी डिवाइड एंड रूल चलाती थी, और धीरे धीरे करके जितने भी प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उन सबको हरा करके पूरे इंडिया को अपने अंडर में कर लिया था। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट बाय ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग। फार सीइंग रूलर, कुछ ऐसे भी थे दूर वाले रूलर्स, जैसे कि इनमें एक बहादुर रूलर था टीपू सुल्तान, जो मैसूर का राजा था। उसने भी अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने पर ही उसकी जान चली गई, यानी वो युद्ध में ही मारा गया था। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लुकिंग बाय थिंग्स। भगवान को बहुत बहुत शुक्र है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब हमारी कंट्री में क्या है, शांत का माहौल है। नो मोर वार, अब कोई वार भी नहीं होता है। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठग के द्वारा कोई लूटा भी नहीं जाता है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट द दीज कंक्वेस्ट, यानी इंडियन लोगों ने इन कंक्वेस्ट का, इन युद्धों का किस तरह से सामना किया। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। लोग ये समझते हैं कि हमारा दुर्भाग्य था जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, यानी अंग्रेज लोगों को हमारे यहाँ भेजा। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डिथ्रोन्ड आवर किंग, जो वाइट मैन थे, वाइट मैन कहा गया है इंग्लिश मैन को, और इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो थे हमारे देश के, जो राजा हुआ करते थे, या तो उनको मार दिया या फिर डिथ्रोन्ड कर दिया। डिथ्रोन्ड का मतलब उनके राज सिंहासन से उनको हटा करके अपना अधिकार कर लिया। सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज दिस लैंड, कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते थे पहले के टाइम पर जो अच्छे तो नहीं होते थे, लेकिन उनके पास खुद की प्रॉपर्टी, लोगों की भलाई के काम जरूर होते थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, पहले तो हम लोग अपने राजा के आज्ञा का पालन किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो हम लोग स्लेव हो गए, फॉरेनर के गुलाम हो गए, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम हम लोग बन चुके थे। रिलीजियस लीडर प्रीस्ट आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक नेता जो थे, वो हमेशा अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते थे। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि जो छुआछूत, यानी हाई कास्ट के लोग लो कास्ट के लोगों को छूते नहीं थे, उनका दिया हुआ पानी नहीं पीते थे, उनके यहाँ खाना नहीं खाते थे, या उनसे यहाँ तक कि जहाँ पर वो बैठते थे तो
छोटी कास्ट के लोगों को बैठने का भी अधिकार नहीं था। एक चाइल्ड लेबर भी बहुत बड़ी बुराई थी। चाइल्ड लेबर क्या थी कि बच्चों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, यानी जब उनको अपने बारे में कुछ ठीक से पता भी बच्चों को नहीं होता था तभी उनकी शादियां कर दी जाती थी। और यही बच्चे, इन्हीं बच्चों का आगे ग्रोथ नहीं हो पाती थी, विकास नहीं हो पाता था और ये अपने अच्छा कुछ समझ नहीं पाते थे, कुछ अच्छा करने के काबिल नहीं रहते थे। तो ये सारी बुराइयां हमारे समाज में हुआ करती थी। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ये सारी जो मुसीबतें थी ये महिलाओं की वजह से थी। एनीवन हु क्रॉसेस द सील्स लूजेस इज रिलीजन। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति होता था कि जो सी को क्रॉस कर जाता था तो उसे अपना धर्म छोड़ना पड़ता था, यानी इस तरह के बंधन हुआ करते थे, इस तरह के रीति रिवाज हुआ करते थे। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। जो सच्चाई थी, जो इंडियंस लोग थे वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे, यानी अंग्रेज़ों के साथ रह करके, अंग्रेज़ों के आने से इंडियन लोगों का जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, खुद का आत्मसम्मान था, वो खो चुका था। और इस आत्मसम्मान को किसने छीना था? अंग्रेज़ लोगों ने। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड टू प्रॉफिट। एक मर्चेंट होने की वजह से जो अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे वो बहुत तुरंत उनको प्रॉफिट की ज़रूरत रहती थी, बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहते थे। दियर हैवी टैक्स फोर्स फार्मर टू अबेंडन दियर फील्ड। उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों पर टैक्स लगा दिया जिससे कि वो अपनी खेती छोड़ दें, अपनी खेती ना करें। और क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। बट योर मेन आर टाकिंग ऑल माई क्रॉप, but your men are taking all my crop, you are still in areas, if you don't pay next week I will send you to jail। अब वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग किसानों से टैक्स लेते थे, जो किसान टाइम से टैक्स नहीं देता था उसे जेल में बंद करने की धमकी देते थे और यहाँ तक कि जेल में डाल देते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो नेटिव लोग थे, इंडियन लोग थे, इतने ईमानदार थे कि वो राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करना नहीं चाहते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वाइटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब अंग्रेज लोगों ने एक दूसरा मेथड अपनाया जिससे से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लिश शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इनटू इंडिया। अब बाहर से जो सामान आता था इंडिया में उसकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी का पैसा नहीं देते थे। अ गुड आइडिया द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स हुआ करते थे, कानून हुआ करते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ थे। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1832 से लेकर के 1836 तक इंडिया में अकाल जैसी स्थिति आ गई, फैमाइन आ गया, जिसमें इंडिया के 15 लाख इंडियन पीपल की डेथ हो गई। यानी यहाँ इतना टैक्स लिया जाता था कि जो भारत के किसान थे वो ठीक से जो फसल पैदा करते थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे, जिससे कि यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति आ गई। अकाल जानते होंगे, भुखमरी आ गई और 15 लाख लोग, इंडियन लोग मारे गए उस भुखमरी में। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड दियर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। आर्टिस्ट लोग थे वो बेकार हो गए, उनका बिजनेस भी गड़बड़ हो गया, यानी वो अब बिजनेस करना नहीं चाहते थे। इसी बीच में 1772 से लेकर के 1833 तक एक और सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, वो आ गए। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय और उन्होंने देखा कि हमारे देश में क्या दिक्कत आ रही,
कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कहाँ गलत हो रहा। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। उन्होंने कहा हमारा जो एंशिएंट कल्चर था, पुराना कल्चर था, वो तो बड़ा ही अच्छा था। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। वी मस्ट फर्स्ट रिफर फ्रॉम आवर सोसाइटी सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइंग एज अस। तो राजा राम मोहन राय ने सोचा कि सबसे पहले हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, जो कि अंधविश्वास में खोई हुई है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू, देन हैव अ नाइस डे।